अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज खुशकिस्मती से मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी ताहिर बिलाल साहब। तो चौधरी साहब अमेरिका होते हैं, ये वतन आए हुए थे। हमने गनीमत समझा कि क्यों ना बैठकर कुछ बातें कर ली जाएं अपने शहर के बारे में और कुछ यादें। जी ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे बुलाया और मैं इस काबिल समझा कि मैं आपसे बात करूँ। ऑल्दो मेरे पास कोई इल्म भी नहीं है, कुछ किताबें भी नहीं पढ़ी आप जैसे लोगों से, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और आपने टाइम दिया। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि आपका तल्लक शहर साहिवाल से है। आप हमारे हम वतन हैं। और थोड़ा सा बता दें अपनी स्कूलिंग तालीम के बारे में, यानी स्कूलिंग कहाँ हुई आप? अच्छा प्रोफेसर साहब, एक तो मैं ना बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ एक बात पे कि मैं यहाँ की प्योर लोकल पंजाबी जो है ना वो आज तक नहीं बोल सका। हाँ, वो हसरत रही कि हम पंजाबी में बात करते हैं। मेरा एक्सेंट इतना बुरा है जी, वो सारे तुसी देख के उस तुसी मजाक उड़ाओगे कि ये पंजाबी बोल रहा है कि ये साड़ी केड़ी जुबान बोलदा पिया। तो मैं ज़ाती तौर पे फील करता हूँ कि मैंने जो ये अपने अंदर कमी महसूस करता हूँ कि मैंने यहाँ की अपनी लोकल पंजाबी नहीं सीखी या मुझे सिखाई नहीं गई दोनों सूरतों में कुछ भी। तो मैं इस वजह से उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। दूसरा जो मेरी स्कूलिंग जो स्टार्ट की वो एक्चुअली साहिवाल से की। अच्छा। बिल्कुल जो अर्ली डेज थे वो मैं 1 या 2 महीने जो यहाँ पे उस्ताद इदरीस साहब जो तारिक साहब के वाले साहब हैं, हाँ हाँ, वो मुझे लेके जाते थे प्राइमरी स्कूल जहाँ पे फिर वो आइडियल स्कूल बना हुआ है, ठीक है, सब्जी मंडी के साथ। सही है। उसमें मैं जाता था, लेकिन शुरू में सुबह जाना और दोपहर को वापस आ जाना बस, और फिर घर, और उसके बाद तफरी टाइम पे वापस आ जाना। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़े दिन गया और उसके बाद फिर मुझे सरगोदा में दाखिल करवा दिया, सही फिर सरगोदा में सारे स्कूल में। ठीक है। तो मैट्रिक आपने? तो सरगोदा में हमें हमारी पूरी फैमिली को अंकल इकबाल ने वहाँ पे जब मूव किया तो हमें सेंट मेरीज हाई स्कूल सरगोदा में उन्हें हमें वहाँ पे दाखिल करवाया। ठीक है, तो वहीं पे हम लोगों की स्कूलिंग जो है वो वहाँ पे, और उसके बाद मैट्रिक के बाद मैं लाहौर चला गया, एससी कॉलेज लाहौर में। अच्छा। तो फिर वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी और वहाँ से लॉ में एडमिशन लिया था। तो फिर पीसीएस के एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए, फिर उधर चले गए। तो पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद फिर आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? जी बिल्कुल। मैंने 1997 में पहले एग्ज़ाम्स दिए थे। तो बेसिकली 1996 के दिसंबर में हमारे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स हुए थे और 1997 में हमारे रिज़ल्ट आए थे बीए के। अच्छा। तो जैसे ही रिज़ल्ट आए तो मैंने पहला एग्ज़ाम जो था वो पुलिस में एएसआई का दिया, तो वो मेरा पास हो गया और मेरी सिलेक्शन होगी और मैंने एज ए एएसआई ज्वाइन किया। लेकिन उसी दौरान में उसी के 10 और 15 डेज़ के बाद मेरा जो है वो एज इंस्पेक्टर पुलिस का वो भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मैंने 2 महीने के बाद एज इंस्पेक्टर पुलिस जो है वो 1998 में ज्वाइन कर लिया पुलिस को। ठीक है। तो ये सिलसिला पुलिस में जा वाला कितने अरसा चला? ये ऑन एंड ऑफ चला। मैंने जैसे कहा कि मैं शर्मिंदा फील करता हूँ कि मुझे अपनी पंजाबी देसी पंजाबी नहीं आती। कोई बात नहीं। तो इसी तरह मैं पुलिस में भी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर, मैं फेल्ड पुलिस ऑफिसर, मैं पुलिस के कल्चर में जो है वो मैं नहीं रंग सका। ठीक है। तो 98 में जब मैंने ज्वाइन किया ट्रेनिंग के बाद, मेरी जो पहली एसएचओ शिप थी वो 2000 में थी और मैं जौहराबाद खुशाब में एसएचओ लगा। और मैंने शुरू में रियलाइज़ कर लिया था कि ये डिपार्टमेंट ये मेरे बस का काम नहीं है, ये भारी काम है और मैं उस कल्चर का हिस्सा नहीं बन सकता था जो कल्चर प्रिवेल कर रहा है। सही है। उस कल्चर का हिस्सा नहीं। तो फिर मैंने तकरीबन 2 साल 1.5 साल सर्विस किया। तो मैंने जब पुलिस को ज्वाइन किया तो मैं एलएलबी पार्ट फर्स्ट का स्टूडेंट था जब मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए। ठीक है। तो जब मैंने पुलिस को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद मैंने दरमियान में छुट्टियां लेके एलएलबी पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया। फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। फिर जब ट्रेनिंग में मैं पहले एसएचओशिप में था तो फिर मेरे पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स के आ गए। छुट्टियां लेके मैं पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स दे के आया और फिर इसी तरह एक एसएचओशिप में मैं था कट्ठा या कहीं पे, तो वहाँ पे फिर मैंने एक छुट्टियां ली और मैं एलएलबी पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिया और मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया। अच्छा। तो उधर से मैं पुलिस की सर्विस कर रहा था, इधर से अपनी स्टडी पढ़ाई जो है वो मैं अपने स्टार्ट कर रहा था। तो सही। मैंने अपनी पढ़ाई भी साथ साथ जो है साथ, लेकिन मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मैं पुलिस में बहुत मुश्किल है रहूँगा। तो फिर मेरी 3 एसएचओशिप हुई थी खुशाब में, 2 जौहराबाद में, 1 कट्ठा में।
तो मेरा लॉ कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने LLM के लिए अप्लाई किया इंग्लैंड में। सही है। तो फिर मैंने वहाँ से महकमा पुलिस से छुट्टियाँ ले ली, अच्छा और छुट्टियाँ लेके फिर मैं इंग्लैंड चला गया। अच्छा। फिर वहाँ पे मैं UK में सिटी है ब्रिस्टल, तो ब्रिस्टल में मैंने LLM किया। वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो वहाँ पे मैं पढ़ा, और फिर दोबारा मैं सरगोदा में आया, मैंने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट को। वहाँ क्या 2 साल रहा आपका वहाँ पे 2 साल रहा, अच्छा 2003 से 2005 तक। अच्छा। तो उसके बाद मैं जब 1 साल के लिए आया, तो मुझे फिर ये लगा कि शायद मैं पाकिस्तान में जाके एडजस्ट हो सकता हूँ और मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मैंने फिर 1 साल लॉ में पढ़ाया, कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज सरगोदा में ठीक हो पढ़ाया। ठीक हो। तो मैं जॉब तो पुलिस में ही कर रहा था, जॉइनिंग मेरी पुलिस में थी, उस वक्त मेरी DIG ऑफिस में पोस्टिंग थी। तो मैंने DIG साहब से परमिशन लेके और मैंने लॉ को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं ये समझता था कि मैं शायद पढ़ा सकता हूँ। मैं आया और फिर बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं अच्छा टीचर भी नहीं हूँ। तो उससे भी मैंने कहा कि जी, क्योंकि अच्छा। टीचर बनने के लिए आपको हज़ार बुक्स पढ़ने, मुताला करने की जो वो ज़रूरत होती है, और मेरा मुताला उस लेवल का नहीं है। मेरा है बड़ा अपना एवरेज लेवल का, लेकिन जिस लेवल का चाहिए आपको, वो मैं ये समझता हूँ नहीं था। बहरहाल मैंने 1 साल पढ़ाया, और उसके बाद फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, अब यहाँ पे जो सर्वाइवल है या जो मेरा लिविंग स्टाइल है वो मैच नहीं करता। तो मैं फिर इंग्लैंड चला गया। अच्छा तो फिर मैं 2 साल और इंग्लैंड में रहा। फिर मैं वापस आया 2008 में, और 2008 में मैंने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस मैंने 1 साल पढ़ाया। तो वहाँ पे जो ASPs का बैच होता है, उसको मैंने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो 1 साल पढ़ाया। अच्छा तो वो उनमें बहुत सारे, वो जो बैच था उसको 1 साल मैंने पढ़ाने के बाद फिर मैंने रियलाइज़ किया कि पुलिस का जो महकमा है वो आप कहीं पे भी चले जाएं, पढ़ाना शुरू कर दें, सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस नेशनल पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे चले जाएं। आम लोगों का सर्वाइवल जो है वहाँ पे, अगर आप पुलिस के रंग में नहीं बसते तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मैंने बाज़ाब्ता 2009 में रिज़ाइन कर दिया। अब आपका क्वेश्चन था कि मैंने सर्व कितना किया या सर्विस कितना किया, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कुल मिला के टोटल यानी सारा प्लस माइनस करके कितना बनता है? तो अब देखिए, मैंने 98 में ज्वाइन किया और 2009 में रिज़ाइन किया, तो इसका मतलब है कि 11 साल। लेकिन 11 साल की जो वो सर्विस थी वो कॉन्टीन्यूस नहीं थी, ऑफ एंड ऑन। उसमें ऑफ एंड ऑन, उसमें आप कह लें 5 साल तो मेरी छुट्टियां थी। ठीक हो गया। तो 5 साल के बाद आज 6 साल कह लें, और 6 साल में भी मैंने कोई 4 एक साल जो है वो प्रॉपर सर्व किया। और उस सर्व करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं यहाँ पे नहीं। तो फिर मैंने बाज़ाब्ता 2009 में SDSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस नेशनल पुलिस एकेडमी से मैंने रिज़ाइन किया। सही। तो ये जो पुलिस का कैरियर था वो इतना तो यहाँ पे हो गया जी। फिर ये बाहर जाने का ख्याल कैसे आया? या प्रोफेसर वो ऐसे है कि फिर मैंने 2009 में US एम्बेसी, जो अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसको ज्वाइन कर लिया एज ए लीगल एडवाइज़र। अच्छा। तो वो यहाँ पे उनकी जॉब्स आती हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स पे जो। सही है। तो मुझे ये था कि मुझे अपना किचन रन करना जो है वो ज़्यादा जो नान नफ़का जो था वो ज़्यादा था कि पुलिस में अगर आप हलाल तरीके से करते हैं तो तनख्वाहें बहुत कम है। तो नेशनल पुलिस एकेडमी में से मैंने जब रिज़ाइन किया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिकन एम्बेसी में। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज अ लीगल एडवाइज़र। ठीक हो गया। तो मैं लीगल एडवाइज़र के तौर पे वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और मैंने सर्व किया उनको ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। तो मैंने फिर उनका एक रूल ऑफ लॉ प्रोग्राम है, उसका मैं कंट्री हेड था। अच्छा। और मैंने कंट्री हेड और उनका जो USA का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने मुझे डायरेक्ट हायर किया और मैंने उनको ज्वाइन किया और फिर मैंने 8 साल वहाँ पे सर्व किया। तो रूल ऑफ लॉ प्रोग्राम को रन किया मैंने, एम्बेसी के जो लीगल इश्यूज थे उनको मैंने देखा इस्लामाबाद में रह के। तो 8 साल फिर मैंने वहाँ पे 2009 से ऑनवर्ड 2016 के एंड तक मैं फिर एम्बेसी के साथ रहा और एम्बेसी को मैंने उनके मामलात को देखे उनको। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत रहमत की, जो वहाँ पे बहुत अच्छी फिट हो गए, एडजस्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे हो गए 7-8 साल सुकून से गुजर गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी बेकरारी या कोई ऐसा रिएक्शन कि फिर मैं कहाँ आ गया हूँ वो नहीं वो वहाँ पे मैं बहुत खुश रहा। वहाँ पे खुश रहने के 2 मेन रीजंस थे। प्रोफेसर, आई एम नॉट गोइंग टू लाई यू, जो सबसे बड़ा इशू होता है हम लोगों की ज़िंदगी में वो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। इसी तरह ठीक है, पुलिस को रिज़ाइन करने का मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे तनख्वाह बहुत कम थी और मैंने ये समझता था कि मैं अपने फैमिली को रन कर सकता हूँ। इवन मैंने पुलिस में रहते हुए अपनी शादी नहीं की।
ठीक है। कि मैं अपने घर को, अपने किचन को रन नहीं कर सकता। तो जब मैं यूएस एम्बेसी में गया तो वो लोग आपकी जो मेहनत है उसका अजर पूरा देते हैं। पूरा देते हैं, ठीक। तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे पे किया और मैंने बहुत अर्न किया। मैंने सबसे ज़्यादा लर्न किया वहाँ पे, मुझे काम करने का एक डिफरेंट लेवल मुझे मिला। तो वहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ प्रोग्राम था उसमें मेरा मेन मैंडेट जजेस और प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग थी। अच्छा। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि जिसमें यूएस गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दोनों ने साइन किया आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। उस एमओयू के मुताबिक यूएस गवर्नमेंट ने फंडिंग करनी थी और ट्रेनर्स प्रोवाइड करने थे ट्रेनिंग के लिए। जो हमारे पाकिस्तान का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है बिल्कुल ब्रांड न्यू है। वो आपको हैरान होंगे कि 2006 से पहले हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट नहीं था, यानी सरकारी वकला का डिपार्टमेंट नहीं था। ठीक है। तो जो पुलिस के लोग थे वो इंस्पेक्टर लीगल्स उनको कहा करते थे, वो लोग रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के ज़रिए से उनके एक बहुत बड़ा लोन था, उसके ज़रिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को लॉन्च किया पूरे पाकिस्तान में। तो जिसमें प्रोसिक्यूशन एक्ट बनाए गए और प्रोसिक्यूटर्स को सिलेक्ट किया गया जो यंग लॉयर्स थे। लेकिन जब वो आए तो उनकी ट्रेनिंग का कोई बंदोबस्त नहीं था। ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ यूएसए को रिक्वेस्ट की कि हमारे प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया जाए। तो फिर उन्होंने एक प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ लॉन्च किया जिसका मैं कंट्री हेड था। तो मेन मैंडेट जो चारों सूबों के प्रोसिक्यूटर, आप इस हवाले से तो पायनियर है, जो प्रोसिक्यूशन का जो डिपार्टमेंट है उनकी ट्रेनिंग के हवाले उनकी से, ट्रेनिंग के उनकी ट्रेनिंग के हवाले से जी। तो फिर हमने सबसे पहले पंजाब में ट्रेनिंग स्टार्ट की, उसके बाद सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान में। और उसके साथ साथ उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का दूसरा जो टॉपिक था या दूसरा उसका कंपोनेंट था वो ये था कि जजेस की ट्रेनिंग। अच्छा। तो फिर जजेस की ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने वो रूल ऑफ लॉ प्रोग्राम के तहत ऑल द वे सुप्रीम कोर्ट के हेड से लेके हमने सिविल जजेस तक की ट्रेनिंग के प्रोग्राम अरेंज किए। और ये जो प्रोग्राम से उनमें हम लोग यूएसए और यूके और यूरोप और बहुत दूसरे ममालिक के जो हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल लॉयर्स थे और प्रोसिक्यूटर्स थे उनको बुलाते थे, और जजेस को वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करवाते थे। और फिर हम लोग यहाँ की जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको हम यूएसए और दूसरे रीजनल कंट्रीज़ में लेके जाते थे और उनको वो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उस ट्रेनिंग में फिर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का एक्सपोजर मिला। मैं पूरे अपना सब कॉन्टिनेंट पूरा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, आप जो मुल्क लें जहाँ पे हमारे करीब हैं उन सब मुल्कों में गया। फिर यूरोप के तमाम मुल्कों में, फिर यूएसए की कोई 22 स्टेट्स में मैं उन्हीं ट्रेनिंग के पर्पसेस के लिए। फिर फार ईस्ट में आप इंडोनेशिया, बैंकॉक और थाईलैंड, उन सारे मुल्कों में जो है वो ट्रेनिंग। 2015-16 की बात हो रही है। ये मैं 2009 से स्टार्ट होकर 2016 तक की बात मैंने बहुत ज़्यादा जो ट्रैवलिंग की उसमें। ठीक है। तो उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा थी, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा वो जो टेन्योर था, जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो जो टेन्योर था बहुत खुशी का था कि उसमें मैं लर्न कर रहा था, उसमें मैं ट्रैवल कर रहा था, उसमें मैं अर्न कर रहा था। तो बहुत खूबसूरत टाइम था। यानी जैसे पंजाबी में वो कहते हैं नाले हज नाले व्यापार। बिल्कुल, दोनों चीज़ें थी। मैं ये सोचता था कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें मेरी ट्रैवलिंग हो। तो अल्लाह ताला ने वो जॉब दी जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हुई। मैंने बहुत ट्रैवल किया। मैं एक महीने में 4 डिफरेंट मुल्कों में भी वो अल्लाह मियां ने ट्रैवल मुझे करवाया था। इंजॉय किया बड़ा। इस सारे पीरियड में ये अपने शहर सहीवाल और यहाँ आपका इतना भरपूर एक फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ की सियासत, समाजियात, कोई इधर भी आना जाना रहा या बस सुनते रहे कि इधर सहीवाल में ये हो? नहीं, मैंने हर ईद सहीवाल में की। अच्छा। मैंने शायद 2016 तक मेरा ख्याल है एक ईद मैंने या 2 ईदें मुल्क से बाहर की। अच्छा। उसमें एक मैं उम्रे पे था और एक मैं यूएसए एक ट्रेनिंग पे था। उसके अलावा मैंने हर ईद अपने घर में की। तो मैं घर से तो नहीं कर सकते, आप अपने रूट से तो नहीं कर सकते। तो मैं अपने घर में सारी ईदें की। लेकिन फिर 2017 से ऑनवर्ड अब तक फिर मेरा टेन्योर सारा बाहर है। उसमें फिर कोई ईद घर नहीं है, फिर मुकम्मल बाहर है। लेकिन जो घर से जुड़ना है वो मैं रहा हूँ। मेरा अपना माइंड जो पॉलिटिक्स में नहीं है तो मैं उसमें नहीं मैं इन्वॉल्व होता। लेकिन अदरवाइज सारे मेरे घर में बच्चे, मेरे बहन भाई सारे इधर हैं, तो ऑब्वियसली वो तो, और आज भी इधर ही घर बैठे हैं। हाँ बेशक। यहाँ 3G से मुराद है आपके वालिद मोहतरम, आपके दादा अबू, वो हिजरत करके आए 1947 में। आपके दादा अबू चौधरी अली शेर साहब, कुछ अपने दादाजी के बारे में, कुछ उनका जो आबाई वतन है उसके बारे में कुछ हमें बताएं।
प्रोफेसर साहब, मेरे दादाजी, हमें एक ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी है कि वो हमारे पैदाइश से पहले उनकी वफ़ात हुई। हम लोगों ने उनका नाम बहुत सुना, लेकिन हम लोगों ने उनको पर्सनली नहीं देखा, तो इसका जो हसरत है वो हमारे दिल में है। जो हम सारे लोग जो यहाँ पे माइग्रेट होकर 1947 में आए, हमारी पूरी फैमिली, तो हमें यहाँ पे, या हमें बताया जाता है हमें कि हमारा गांव जो है वो निसंग था वहाँ पे इंडिया में। तो पहली बात ये है कि बड़ा हसरत थी हमें देखने में। हमारी सब लोगों की पहचान ये है, कोई हमें यहाँ से पूछे कि वो कौन है बिलाल, कौन, वो ये निसंग वाला बिलाल, ठीक है, तो वो पहचान गांव के हवाले से है। और ये हैरत की बात नहीं है, ये एक फैक्ट है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया गए और इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए, उन्होंने अपने गांव को अपनी पहचान बनाया या अपने डिस्ट्रिक्ट को अपनी पहचान बनाया। इससे एक कदम आगे, बल्कि जो यहाँ से लोग गए, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अपने गांव से, अपने इलाके से ज़्यादा जुड़े हुए थे, अपनी धरती से ज़्यादा जुड़े हुए थे बनिस्बत जो हमारे फैमिली के लोग आए। यानी अच्छा। मैं उसके दो एग्जांपल्स देता हूँ कि हम यहाँ पे आए और आज तक हमारी पहचान ये है कि हम निसंग वाले हैं, ये हमारा वहाँ पे लगाव या चाहत है या अभी भी हमारा अटैचमेंट है। लेकिन हमारा सर नेम जो है वो निसंग नहीं है। ठीक है, हमें कहते हैं कि ये निसंग वाले हैं, ये गुमथला वाले हैं, ठीक है, ये फलां शहर वाले हैं, लेकिन हमारा सर नेम वो नहीं है, नाम का हिस्सा नहीं बना। नाम का हिस्सा नहीं बना। अच्छा। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यहाँ से जो माइग्रेट हुए हैं, जो मेरे भी दोस्त हैं, वो जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने अपने सर नेम जो है, अपना फैमिली नेम या अपना लास्ट नेम, अपना गांव का नेम रख दिया। अच्छा। मसलन अभी जिस जगह पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे मेरे पड़ोसी हैं और उनके वालिद जो हैं और दादा, वो झंग से माइग्रेट करके गए हैं। अच्छा। और वो मघियाना में रहते थे, लेकिन एक्चुअली वो मघियाना के पास गांव है सिधाना। सिधाना, ठीक। वो वहाँ के हैं, तो अब उनके नाम के आखिर में सिधाना आता है। मिसाल के तौर पे मेरे जो नेबर हैं उनका नाम नवीन है, तो नवीन का नाम पूरा है नवीन सिधाना। और उनकी जो मिसेस हैं उनका नाम है पाही निधाना, सिधाना, सॉरी। और उनकी जो बेटी है उसका नाम साइशा सिधाना। कमाल। तो वो अमेरिका में, कहाँ रह गया, और वो अमेरिका में बॉर्न हुई हैं बच्चे, लेकिन उन्होंने, और वो जो नवीन है वो इंडिया दिल्ली में बॉर्न हुआ है, वो दिल्ली में पैदा हुआ है, लेकिन उनके वालिदैन ने उनको अपना नाम जोड़ा हुआ है अपने गांव के नाम के साथ। तो अभी वो मुझसे पूछते हैं कि मैंने सिधाना देखना है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जब भी आप आएंगे तो वो आप उनको दिखाएंगे। एक मिसाल। दूसरी मिसाल ये है कि जो हम लोगों का गांव है निसंग, जहाँ से हमारे दादा माइग्रेट करके आए, हमारी दादी की शादी यहाँ पे हुई, तो दादी का गांव डिफरेंट था, दादा का गांव निसंग था। तो लकीली मुझे 2008 में वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे हमारे दादा के 3-4 घर थे। जैसे हमारा ये वाला घर है, नक्शी वाला डेरा है, सामने वाला घर भी है। तो अब वो जो मुख्तलिफ घर थे वो मुख्तलिफ लोगों को अलॉट हुए हैं। अच्छा। तो हमारे दादा की उस वक्त आप कह लें कि बहुत लिमिटेड लेवल पे फ्लोर मिल थी, चक्कियाँ थी जिसपे आटा पीस के जाता था, क्योंकि वहाँ पे पत्थर की चक्की पे पीसा जाता था। तो वहाँ पे हिजरत के वक्त उनकी उम्र 20-25 साल होगी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतनी होनी चाहिए। उसके रीज़न कुछ हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा। तो वो जिस घर का मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे चक्कियाँ लगी हुई थी, वहाँ पे कामुकी के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है बद्दोरत्ता, जो आज भी है गांव। ठीक है। वहाँ से सरदार फैमिली, सिख फैमिली, वो माइग्रेट करके वहाँ पे गए और वहाँ पे जो उनको वो घर अलॉट हुआ। अच्छा। अब उनका नाम साहब सिंह है, जी, लेकिन उनका पूरा नाम साहब सिंह बद्दोरत्ता है। वाह। अच्छा। तो उन्होंने भी अपने नाम को जोड़ा हुआ है अपने गांव के नाम से, अपनी मट्टी से, अपनी, वो आज भी उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका नाम के आखिर में बद्दोरत्ता है। और इसी तरह जो जहाँ पे हमारा घर था, दादाजी का घर था, तो वहाँ पे कामुकी के पास एक गांव है मलका, तो उस मलका के लोग वहाँ पे हैं। अच्छा। तो उन्होंने अपना सर नेम मलका रखा हुआ है, तो उनका फैमिली नेम मलका है, यानी पेपर्स के अंदर उनका नाम मलका है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अपनी धरती के साथ जुड़ने की बात है। तो हम लोग, हमारी पहचान आज भी यहाँ पे, जो यहाँ के लोग, जो मुकामी आबादी है, उसमें जब हम लोगों की फैमिली की बात आती है तो वो कहते हैं ये निसंग वाले हैं, लेकिन हमारे सर नेम नहीं है। हमारा सर नेम तो ताहिर, मेरा तो सर नेम बिलाल है, ताहिर बिलाल, ये मेरा पूरा नाम है।
दस्तावेजी नाम है, उनकी दस्तावेज उनकी ना उनके नाम जो हैं वो डिफरेंट है। बहरहाल जो बात कर रहे थे कि गांव, तो वो निसंग गांव है। इंडिया में पंजाब एक बड़ी स्टेट थी, उसको डिवाइड करके हरियाणा और पंजाब और हिमाचल में डिवाइड कर दिया। तो जो हम लोग पंजाब के ही डिवीज़न हुई, पंजाब के लोग इधर आए और इधर के पंजाब के लोग उधर चले गए। तो अब बाद में पंजाब को वहाँ पे जब डिवाइड करके हरियाणा और हिमाचल बना दिया, तो हमारा जो निसंग गांव है उसका डिस्ट्रिक्ट करनाल है वो हरियाणा में आ गया। ठीक है। लेकिन हरियाणा का भी जो उनका हेडक्वार्टर है या उनका जो सूबाई दारुल-हुकूमत है वो चंडीगढ़ में ही है, और पंजाब का भी चंडीगढ़ में। एनीवे 2008 में लकीली मुझे चांस मिला और मैं अपने दादाजी के गांव गया, और वहाँ पे बात तो लंबी है लेकिन बहरहाल मैंने बात करें आप। तो मैं ढूंढना चाह रहा था कि मेरे दादा का गांव, मैं उनका घर कैसे देखूं, मैंने तो नहीं देखा हुआ था। तो मैंने अपनी दादी को फ़ोन किया वहाँ से कि मुझे बताएं कि दादा का घर कहाँ है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तो शादी तुम्हारे दादा के साथ यहाँ पे आके हुई, तो मुझे नहीं पता उनका घर कहाँ पे था, क्योंकि हमारी दादी की उम्र भी कम से कम 13, 14, 15 साल होगी जब वो इंडिया से पाकिस्तान आई। ठीक है। बहरहाल मैंने वहाँ पे एक अब चूंकि हम वो अपनी हरियाणवी ज़ुबान घर में बोलते हैं, हमारी मदर टंग तो वो हरियाणवी ज़ुबान है। हाँ। तो वहाँ पे जाके तो हम एकदम एडजस्ट हो गए। ठीक हो गया। तो वहाँ पे मैंने वहाँ एक बूढ़े शख्स से, उनसे मैंने पूछा हरियाणवी ज़ुबान में कि आप कैसे पूछा? मैंने उनसे पहले पूछा कि बाबा जी क्या हाल है थारा। और उन्होंने कहा भी ठीक हूँ। तो मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान तो आया हूँ और मैं अली शेर का पोता हूँ और मैं अली शेर का घर देखना। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया थे अली शेर कोतरे का पोता। तो अगेन वो हमारी फैमिली की एक सब कास्ट नहीं, एक निशानी डली होती है। हमारी एक फैमिली का हिस्सा है जिनको सारे घोड़े कहते हैं, खालू अयाज वगैरह, एक टैग है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी आप फलां गली से मुड़ो और वो फलां वाले घर जो हैं वो उनके हैं। तो पहले शख्स ही जो थे वो उन्होंने मुझे बताया। अच्छा। उनकी एज 70s में होगी उस वक्त या 80s में होगी, आई डोंट नो। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे सरदार फैमिली थी। तो उन्होंने बड़ा ज़्यादा आवभगत किया, बहुत प्यार किया। तो वो सबसे पहले जहाँ पे चक्की थी उनको देखा, उन्होंने फिर नाश्ता वगैरह खाना उनके बिल्कुल सामने। कितनी कुछ बाकियात बाकी थी, क्योंकि बहुत कुछ मॉडिफाई हो जाता है। जी बिल्कुल। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो थी वो बाकी थी, वो ये थी कि जब दादाजी यहाँ पे आए तो हमारे वाले साहब को, हमारे चचा वगैरह को कहते थे कि हमने वहाँ पे 1947 में जब डिवीज़न, उससे पहले उन्होंने 1944 में या 1945 में एक बहुत डेरा बनाया वहाँ पे, और वहाँ की ज़ुबान में डेरा को नौरा कहते हैं। नौरा। तो वो नौरा उन्होंने बनाया, और नौरे की एक स्पेशलिटी जो है वो ये है कि उसमें दरवाज़ा लकड़ी का बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है। जो हमारे पाकिस्तान में गेट भी लगे होते हैं ना लोहे के, उनसे भी बड़ा होता है। ठीक है। उनसे भी बड़ा होता है। और वो वहाँ पे बनाया, तो वो एज इट इज़ मौजूद था। अच्छा। तो वो जो चक्की वाला घर था उसके बिल्कुल सामने, जैसे ये हमारा डेरा है या जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और सामने हमारा घर है, बिल्कुल इसी तरह आमने सामने वो नौरा था। तो वो एज इट इज़ था। तो वहाँ पे जो सरदार फैमिली के लोग थे, तो जब मुझे मिले तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया और उन्होंने कहा कि आपने आज इस नौरे की कीमत जो है वो पूरी कर दी। क्या बात है। अच्छा। कि आप आ गए हैं। तो मुझे सब लोग कहते थे कि सरदार जी इनू ढाओ ते नवा घर बनाओ, सारे ने नवे अपने घर बना लेने, कोठे नवे बना लेने, तो तुसी इनू पुराने नू लैके बैठे हो। तो सरदार जी ने कहा नहीं, मैनू पता है ये जेडे असल मालक ने वो आएंगे तो इसका मुल पा देंगे। तो वो कहते हैं आपने तुसी इसका मुल पा देता। और फिर वो मुझे विजिट करवा रहा था कि जी ये आपका नौरा है और ये सीढ़ियाँ एज इट इज़ हैं, ये शतीर एज इट इज़ है, ये बाले एज इट इज़ हैं, ये ज़मीन एज इट इज़ है, ये सारा कुछ तो वो निसंग जो है वो तकरीबन 15 या 17 किलोमीटर है करनाल से। अच्छा। और करनाल अराउंड इतना ही फासला है जितना सरगोदा से लाहौर है। अच्छा। करनाल से दिल्ली जो है वो इतना ही फासला है। तो हम लोग फिर अपने देखे, और जब मैं देख रहा था तो उन्होंने वहाँ पे एक ऐसा बंदा, ऐसा मुलाजिम जो दादाजी का मुलाजिम था, अच्छा, उसको बुला लिया। वो हयात था, उसका नाम चंदन था, और चंदन को बुला लिया। अच्छा। चंदन आया तो मैंने तो उसे अपने दादाजी के रुतबे के बराबर समझा, उनके हाथ, और लेकिन वो वहाँ की सोशल कास्ट के मुताबिक वो शूदर था या वो निचली कास्ट का था, जो हमारे नज़दीक कोई निचली कास्ट नहीं होती। तो उनसे मैंने तो प्यार किया बहुत ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे हाथ मिलाते हुए। बहरहाल मिला उनसे, उन्होंने कहा कि बैठो मैं आपको बातें बताता हूँ आपके दादा की। अच्छा।
तो उन्होंने कहा कि मैं आपके दादा के सारे दूध का, सारी ज़मीनों का मैं इंचार्ज था, मैं लुक आफ्टर करता था। तो उस निसंग गांव से तकरीबन किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर एक और छोटा निसंग अच्छा टाउन है, जहाँ पे थाना है, जहाँ पे हाई स्कूल है, और उस वक्त भी था, 1947 में भी था। उसके बिल्कुल साथ जैसे हमारे यहाँ पे चौहाल है, तो वहाँ पे एक छोटा, लेकिन इतना दूर नहीं, एक छोटा बिल्कुल डेरा टाइप वो गांव है, तो उसका नाम है भोजपुर। भोजपुर भोजपुर। तो भोजपुर में ज़मीनें थी और वहीं से भैंसों का दूध आता था। ठीक। तो वो फिर चंदन ने सारी स्टोरी बताई। लेकिन जो सबसे खूबसूरत स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी वालदा बाज़ औक़ात मजाक उड़ाती थी कि आपके एक परदादा या परदादा के वालिद का नाम था बल्ला, तो ये कैसा नाम है। तो ये एक बड़ा मजाक उड़ाया था। तो चंदन ने ये मुझे बताया कि जब आपके एक दादा के दादा परदादा जो थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो फौत हो गए। ठीक है। तो सब लोगों ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि ये नावल इसके बगैर औलाद के ये चला गया और इनकी लड़ी जो है, इनकी नस्ल जो है ख़त्म हो गई। तो वो हमारी जो हरियाणवी ज़ुबान में उसको कहते हैं ऊत नपूता चला गया, कि उसका कोई बच्चा नहीं हुआ और कोई बेटा नहीं हुआ, कोई बेटी नहीं हुई और वो चला गया। इधर हम कहते हैं औतरा नहीं खतरा। औतरा नहीं खतरा। अच्छा। तो वो रोना शुरू हो गए सब लोग। तो अंदर से एक औरत जो है वो निकल के बाहर आई, जो मुलाजमा काम करती थी। तो उन्होंने कहा कि आप रोएं ज़रूर कि इनके दादा परदादा फौत हो गए हैं, लेकिन ये मत कहें कि वो ऊत नपूत चला गया या औतरा न खतरा चला गया, कि बगैर बच्चों के चला गया, क्योंकि उनकी घर वाली जो है, उनकी जो वाइफ है, उनकी बीवी है, वो उम्मीद से है। ठीक है। तो 2 या 3 महीने के बाद जब वो बच्चा पैदा हुआ और वो लड़का था, तो सब लोगों ने उस गांव में कहा कि बल्ले भी बल्ले, इन्हें तो बल्ले बल्ले करा दी थी, इसने अपनी नस्ल चला दी। तो वो बल्ले की जगह पे उसका नाम ही बल्ला रख दिया। ठीक है। तो वो हमारे एक परदादा का नाम बल्ला। बल्कि अभी मुझे रिसेंटली पता चला, आई एम नॉट श्योर, कि हमारे जो दादा अली शेर हैं, उनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद इस्माइल था और मोहम्मद इस्माइल के वालिद का नाम बल्ला। तो ये ऐसे है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे ये पता चला, हो सकता है उनके दरमियान में भी एक और सीढ़ी हो, एक और नस्ल हो। मैं ऐड कर देता हूँ, वो एग्जैक्टली जो पटवार खाने के डॉक्यूमेंट्स हैं और जो हमने बाबा इस्माइल की जो विरासत हमने निकाली है, उसमें इस्माइल वल्द बल्ला लिखा है। ठीक है। तो वो बल्ला है, वो मुझे आमिर से कंफर्म हुआ, तो वो मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे बहरहाल, तो वो चंदन जो था उसने बड़ा ज़्यादा प्यार किया और बड़ा, फिर हम लोग बड़ी देर तक बातें करते रहे। तो बाद में उन्होंने गली में चारपाइयाँ डाल दी और हम गली में बैठ गए। वाह, वही माहौल बन गया। तो फिर हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो एक शख्स खासा बूढ़ा था, उसकी एक आंख का ऑपरेशन हुआ था और उसने वही हरियाणवी जो स्टाइल में पगड़ी और वो धोती और कुर्ता पहना हुआ था, वो आया और वो गुजर रहा था, वहीं का रहने वाला। और वो आके मेरे पास खड़ा हो गया और उसने मुझे कहा कि तुम अली शेर के क्या लगते हो। ओए, अच्छा, गुजरते हुए ऐसे गुजरते हुए मेरे पास आके खड़ा हुआ, कहता कि तुम अली शेर के क्या लगते हो। तो मैंने कहा कि मैं उनका पोता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शक्ल में से मुझे वो नज़र आ रहे हैं। और फिर उन्होंने वो मेरे पास बैठ के और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज बताई। उसका नाम फूला था। फूला। तो उन्होंने बताया कि जी मैं यहाँ पे होता था, तो और उन्होंने बताया कि इस जगह पे आपके दादा का खांड का डिपो था। अच्छा। चीनी का डिपो था। ठीक है। और उस डिपो में से जब वो बोरियां उतरती थी, तो कोई बोरी खुली होती थी, तो वो सबको बड़ा खुले दिल से वो कहते थे। उन्होंने मुझे कहा चौधरी अली शेर ने कि ओए फूले उरा और अपनी झोली कर। ठीक है। तो मैंने झोली की, तो उसने 4-5 सेर खांड मेरे झोली में पा दी। उन्होंने कहा खा। और मैं खांदा खांदा घर गया और घर वाले ने पूछा कि इतनी ज़्यादा तुम खांड ये चीनी कहाँ से लेके आए। तो उसने कहा कि चौधरी अली शेर के डिपो पे ये उतर रही थी, तो उसने मुझे झोली में डाल दी और मैं खाता हुआ आ रहा था। वो खासी देर वो उनसे गुफ्तगू हुई। तो वो जो निसंग, पहले तो है हमारे यहाँ प्रोनाउंस, चूँकि हम लोग सारे पंजाबी हैं, थोड़े थोड़े लफ्ज़ जो हैं वो चेंज कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे सब लोग निसंग वर्ड कहते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि असल प्रोनाउंसिएशन उस गांव का या उस कस्बे का निसिंग है। NISSING, निसिंग। तो वो निसिंग वहाँ पे बोलते हैं। तो वहाँ पे जो निसिंग से फिर हमारी फैमिली जो है वो माइग्रेट करके
यहाँ पे आई लाहौर में कैंप्स में रही, और कैंप्स में रहने के बाद वहाँ पे ऐलान हो रहे थे मुख्तलिफ, तो किसी को कोई समझ नहीं थी कि कहाँ जाना है। तो सब लोग ट्रेन में बैठ के, हमारे पूरे निसंग का कबीला और वो ज़्यादा लोग वाह कैंप में चले गए। ठीक है। तो अब हम लोग वाह में भी एक कैंप बना हुआ था महाजिरीन का, या जो माइग्रेट करके आ रहे थे लोग। तो वहाँ से फिर दादाजी और दादाजी के जो हम उम्र लोग थे वो देखने आए। वहाँ पे उन्हें पता चला कि साहिवाल एक कस्बा है सरगोदा के पास। उन्होंने आके इसको सर्वे किया, विज़िट किया, और उन्होंने कहा कि ये हमें अच्छा लगा है, और वो वहीं पे यहाँ पे आके फिर सेटल हो गए। वाह कैंट से पूरी फैमिली यहाँ पे आके सेटल हो गई। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ आकिफ, के आप हैरानकुन जो सिमिलैरिटी है देखें, या आई डोंट नो उन बड़ों की विजडम थी या उनकी सोच का अंदाज था, कि मैंने जब मैं इंडिया में गया तो वो निसंग से आप 45 मिनट की ड्राइव या 35 मिनट की ड्राइव है करनाल डिस्ट्रिक्ट की, जो हमारे सरगोदा के, और फिर वही जो दिल्ली का फासला है, जो दारुल हुकूमत या आप सूबाई हुकूमत का कह दें, तो वो करनाल से दिल्ली का भी वही, और सरगोदा से लाहौर या इस्लामाबाद का भी ऑलमोस्ट वही जो डिस्टेंसेस है। इसे इत्तेफाक कह सकते हैं, या बुजुर्गों का भी कुछ थोड़ा सा उसमें मुझे फरासत भी, आई हैव नो आइडिया, लेकिन इत्तेफाक है दरिया। वहाँ पे जमुना, यहाँ पे हमारा दरिया झेलम साथ, तो वो भी मैं तो इस कहानी को मैं तो टाइटल देता हूँ जमुना से झेलम तक, ऐसी है। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। तो वो भी था, लेकिन जो यहाँ का सिलेक्शन थी वो उन्हीं की सिलेक्शन थी। और फिर आज मैं अपने बेटे को, आज ही मैं दिखा रहा था, आपने पूछा था ना कि आपकी जो फैमिली से टाइज और सारा कुछ, तो मैं उसे दिखा रहा था कि ये वो कमरा है जिस कमरे में मैं पैदा हुआ। तो वो टाई हम तो हॉस्पिटल में नहीं पैदा हुए, यहीं घर के कमरे में पैदा हुए। तो वो आप अपना वो टाइज तो आपकी चेंज नहीं हो सकती, वो आप नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, नेवर, वो दैट कैन नेवर बी फॉरगॉटन। वो तो कोई होते नहीं है। मैं अपने बच्चों को भी इसी वजह से ज़्यादा स्पेशली दिखाएंगे, और मैं अपने बच्चों को वहाँ पे निसंग में भी दिखाऊंगा कि वो हम लोग फैमिली कहाँ से स्टार्ट हुए, या कहाँ से हम लोगों की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हुए। तो ये चल के फिर हम लोग यहाँ पे आए। और ऑब्वियसली फिर जब दादाजी 1947 में आए तो हमारे वाले साहब 50s में, अर्ली 50s में पैदा हुए, और फिर मेरी जो पैदाइश है वो 76 में, और फिर इस तरह से चल के आज हम लोग 2023 में हैं। तो हम आप इसमें बहुत अच्छा इसमें अच्छा, आप अपने आबाई वतन निसंग करनाल गए, आपने उसका हवाल बताया। आप कोई बताएं, वो लोग फिर जब इधर आए तो वो कैसा रहा इंटरेक्शन, उनके क्या जज्बात थे? अच्छा आकिफ, जो आबाई वतन जो था वो तो हमारे दादाजी का था। हाँ ठीक है, सही है। हमारा आबाई वतन तो साहिवाल है। बिल्कुल ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि जब मैं वहाँ पे इंडिया में गया हूँ, और इंडिया में अपने दादाजी के घर को विज़िट किया, उनके जो सारी जगहों पे, तो उन लोगों से मेरी दोस्ती डेवलप होगी। ठीक है। तो आज तक हम लोग दोस्त हैं। अच्छा, ठीक है। अब वही सरदार फैमिलीज़ जब पाकिस्तान में अपने मुख्तलिफ त्योहारों पे आए, गुरु नानक जी के ननकाना साहब में या पंजा साहब में, जब वो लोग पाकिस्तान आए तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। ठीक है। और फिर मैंने उन्हें भरपूर तरीके से होस्ट किया। उसमें जो वही सरदार फैमिली जो हमारे दादाजी के घर में रहती हैं, और एक्चुअली वो लोग कामुकी से माइग्रेट होके गए हुए हैं, तो वो जब आए पंजा साहब पे, और वो 2-3 दफ़ा आए, और हमारे उस निसंग गांव के तकरीबन 30 लोगों का काफ़िला आया, तो फिर मैंने उनको होस्ट किया। और उनको मैंने सबसे पहले वो 5 लोग आए थे, तो उनको मैंने होस्ट किया ननकाना साहब में, फिर पंजा साहब में, फिर पंजा साहब से मैं उनको यहाँ ले आया। अच्छा, इधर ये साहिवाल में। अच्छा, अपने घर। तो फिर यहाँ पे जो हमारे निसंग के सारे बड़े लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग थे सारे, सब लोगों से उनको मिलवाया। वाह, ये कब की बात बनती है? ये 2010 के अराउंड है। 2010 के उस वक्त तो बहुत सारे इधर बुजुर्ग जी सलामत थे। जी बिल्कुल। 2010-11 में तो उनसे फिर उनको मिलवाया। तो वो सारा दिन का ट्रिप उनका यहाँ पे रहा, और यहाँ पे अभी अब बैठे हैं वो, यहीं पे बैठ के गए। और फिर खूब हरियाणवी बोली उन्होंने आपस में। नहीं, अब मज़े वाली बात है आकिफ कि वो पंजाबी स्पीकर हैं। अच्छा। तो वो शहर में हरियाणवी बोलते हैं, अपने घर में पंजाबी बोलते हैं। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारी पूरी फैमिली, जब मैं बाहर आपके साथ आऊँगा तो मैं
टूटी फूटी सही, लेकिन मैं अपने साहिवाल की बोली आपसे बोलूँगा। सही है, सही है। तो मैं थोड़े को पूछूंगा जी हाँ जी आकिब भाई की हाल चाल ने, ठीक है। लेकिन जब मैं घर के अंदर जाऊंगा तो फिर मैं वो हरियाणवी बोली बोलूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से वो जो सरदार फैमिली है वो पंजाबी स्पीकर हैं ठीक है, अपने घरों के अंदर, लेकिन बाहर जब वो बोलते हैं तो वो हरियाणवी बोलते हरियाणवी हैं। बोलते हैं, ठीक है। उनकी राब्ते की जबान हरियाणवी हरियाणवी है अपने लोकल लोगों से, लोकल लोग। जैसे हम यहाँ पे अपने जो मुकामी लोग हैं उनसे करते हैं। अब तो खैर हम भी मुकामी हैं। तो वो लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने खासा उनको पसंद आया। उन्होंने हमारी दादी से भी मिले, हमारे वाले साहब से, सब लोगों से उन्होंने मिले, और फिर हम उन्होंने वापस ननकाना साहब छोड़ पंजा साहब छोड़ के आए उन्हें। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ट्रिप था उनका वो बहुत बड़ा उस वक्त आया, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर खासी सख्ती कर दी थी सिक्योरिटी रीजंस पे। सही है। लेकिन फिर मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, हम लोगों ने उनको फिर बड़ा एक ग्रैंड किस्म का डिनर पंजा साहब के गुरुद्वारे के अंदर हम लोगों ने किया। और हम लोगों का उनसे मिलना जुलना या फ़ोन पे रब्ता आज तक है, और हमारी फ्रेंडशिप उनसे अभी भी है। और होपफुली अगर मैं अगले कुछ सालों में मेरा अगर चक्कर लगता है वहाँ पे तो उन लोगों से ऑब्वियसली मुलाकात होगी, तो वो राब्ते में है सारे। वाह वाह वाह, यानी ठीक है, माशाल्लाह, ये खुशी हुई। और अब थोड़ी सी बात हो जाए कि जो लोग यहाँ साहिवाल से गए हिजरत करके, वो कहीं आपको मिल गए कहीं किसी जगह पे? आकिब भाई, एक तो मैंने आपको जो बताया कि झंग से कुछ दोस्त गए, तो हाँ, वो मेरे नेबर हैं, उनका तीसरा घर है मुझसे, वो तो है ही हैं। लेकिन ऐसा साहिवाल से गए हुए कोई भी फैमिली, सरदार फैमिली या कोई भी हिंदू फैमिली वो मुझे नहीं मिली। यानी साहिवाल सरगोधा से साहिवाल सरगोधा जी। तो साहिवाल, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें पता है। एक तो मैंने वीडियो देखी थी, हमारे ही किसी दोस्त ने यहाँ पे शेयर की थी। वो एक सरदार थे और वो होशियारपुर में रह रहे थे, तो उन्होंने पूरा साहिवाल का बताया कि वो पूला का भी जिक्र करते हैं। हाँ जी, वो सारे इन स्कूलों का अपने उस्ताद मास्टर तालिब साहब का भी जिक्र करते हैं, वो सारा वो वीडियो हमने देखी। लेकिन जो हम जिस घर में अभी रह रहे हैं वो घर हमें ये मालूम है कि वो राधा किशन चावला साहब का घर था, ठीक है। और जो कुछ ज़मीन हमें अलॉट हुई वो भी राधा किशन चावला साहब की। अब उनके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें हमने सुनी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है मैं स्कूल में पढ़ता था और मे बी 4th-5th क्लास में होऊंगा, तो उस वक्त हमारे घर को विज़िट करने के लिए कुछ लोग आए और उन्होंने बेल दी। तो हमारे घर में जो ऊपर एक हमने ऊपर हिस्सा रखा हुआ देखने के लिए, मैंने नीचे देखा तो उन्होंने मुझे नीचे बुलाया और उन्होंने बताया कि ये घर हमारा था, हम इस घर को देखने के लिए आए हैं। अच्छा। उन्होंने घर देखा और मेरी बिल्कुल वेग मेमोरी है, उन्होंने ये बताया था कि वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में अमेरिका में काम करते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा उनसे अब रब्ता नहीं है, ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी सुना कि राधा किशन चावला साहब ने चूँकि मुस्लिम लीग को वोट दिया था और वो मुस्लिम लीग के हक में थे, तो उनको जब वो इंडिया माइग्रेट करके गए तो वो उनका बहुत बड़ा नाम था और वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। लेकिन ये आई डोंट नो, दीज माइट बी र्यूमर्स, तो हमें नहीं मालूम कि ये सच है या नहीं। और फिर वो किसी बड़े ही साधु की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ मुझे मालूम है कि जो लोग देखने आए थे घर, वो अमेरिका के किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे और वो अपना घर देखने के लिए आए थे। और ये है 80s की बात है, ऑब्वियसली ये मिड 80s की बात है, मिड 80s की बात है कि वो उस वक्त वो देखने के लिए आए थे। तो ये बहरहाल ये एक याद है जो यहाँ की है, और उसके अलावा अभी कोई राब्ता नहीं है। दूसरे अभी कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्री की थी और BBC पे थी, वो फरूका के थी, फरूका के हाई स्कूल की। तो फरूका हाई स्कूल के, और फिर वो वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनका वो स्कूल था, जिनके वालिद, और फिर वो उनकी वो डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी। लेकिन ऐसा साहिवाल का कोई मुझे नहीं मिला जो वहाँ पे इंडियन, ऑब्वियसली सब लोग गए हैं यहाँ से इंडिया माइग्रेट करके, लेकिन बहरहाल मेरी किसी से मुलाकात नहीं। ठीक। अगर हम आ जाए 80-90 की दहाई में, जो आपकी जवानी का ज़माना था, उसमें कुछ होती है, कुछ रंगारंगी भी होती है, वो नहीं रही या ऐसे ही जवानी गुजर गई? आकिफ, मैं तो एक सबसे पहले बात बताऊं कि मैं अपने आप को कभी भी क्लासिफाई नहीं करता हूं कि मैं उस तबका से बिलोंग करता हूं जो जैसे आप लोग हैं, जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम मैं किसी से बात कर रहा हूँ। मैं बड़ा ही सादगी से ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स हूँ। आप दूसरे लफ्ज़ों में अपने ज़ुबान में मलंग इंसान हूँ। ज़बरदस्त। तो एक तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, राइटिंग की भी कोशिश करता हूँ, बहुत कम। लेकिन मैं अपने आप को कभी भी क्लासिफाई नहीं करूँगा कि मैं कोई राइटर हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा लर्नड स्कॉलर हूँ जिसने बहुत कोई हज़ारों किताबें पढ़ी हैं।
मेरी ज़िंदगी में ये कमी सबसे बड़ी है। मैंने पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को क्लासीफाई नहीं करूँगा कि मैं कोई बहुत ही वेल रेड किस्म का इंसान हूँ, तो वो नहीं है बात, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ जिस तरह आम यूथ होती है। अपनी गेम्स में मुझे बास्केटबॉल का बड़ा शौक़ था। मैं स्कूल में सेंट मेरीज़ में बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा खेलता, बल्कि बड़ा क्रेज़ी हद तक मुझे शौक़ था। हमारे 80s में जो नावल थे इमरान सीरीज़ के, वो पढ़ने का बेइंतहा शौक़ था। वो सारे जो बुक्स हैं वो बहुत तो वो उसके बाद कुछ बड़ी बुक्स भी पढ़ी दोस्तों के हवाले से, कुछ दोस्तों ने गिफ्ट की, कुछ वैसे अपने शौक़ से। लेकिन मैं अपने आप को कभी भी उस कैटेगरी में आप कहेंगे मैं फॉल नहीं करता हूँ। लेकिन अब वो जो कमी मुझे महसूस होती थी, तो मैंने अनइंटेंशनली अपने बेटे को वो पास ऑन करने की कोशिश की है। लेकिन वो मेरे पास ऑन करने के अलावा जो यूएस का सिस्टम है, स्टडी सिस्टम, उसने खुद उसको माइल किया बुक्स पढ़ने पे। तो अभी जो मेरा बेटा है वो 11 साल का है और उसकी अपनी एक लाइब्रेरी है और वो बुक्स पढ़ने का वो बहुत शौकीन है और मैं अब बुक्स ख़रीदने का शौकीन हूँ। तो मैं उसके लिए बुक्स ख़रीदता हूँ और वो बुक्स पढ़ता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मैं उसको देखता हूँ। और मैं आई ओपनली कन्फेस इन फ्रंट ऑफ माई सन दैट वाज द ओनली डेफिशिएंसी इन माय होल लाइफ जिसको आपने पूरा किया है। ठीक है। तो वो मैं देख के उसको खुश होता हूँ। लेकिन जो उसके अलावा जो लाइफ थी वो उसी तरह से ऑर्डिनरी थी। मूवीज़ देखना, म्यूज़िक, हमारे यहाँ के अपने साहिवाल के कल्चर में मेले देखना, मेले जाके जो सर्कस थी या जो मौत के कुएं थे, तो वो देखना। म्यूज़िक था वो इंडियन म्यूज़िक या पाकिस्तानी म्यूज़िक तो सुनते थे, लेकिन जब थोड़े से बड़े कॉलेज के अंदर आए तो फिर जो लोकल फनकार थे उनको भी सुना। मंसूर मलंगी को सुना, तालिब हुसैन दर्द को सुना। और उनकी जो सिंपलिसिटी है म्यूज़िक की, जिसमें एक तबला है और एक हारमोनियम है और एक उनकी आवाज़ है, तो वो उसकी अपना एक यूनिकनेस है, ये बात अपनी एक बहुत खूबसूरती है। तो उसको सुना, बहुत इन्जॉय किया उसको। मैं हर तरह की म्यूज़िक सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ और मैं अभी भी फील करता हूँ। और बल्कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आर्ट की कोई भी शेप, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो राइटिंग है, वो इंसान के पास होनी बहुत, मेरे नज़दीक वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये सारे सिस्टम्स में ये लर्न किया, स्पेशली यूएस सिस्टम में, कि उन्होंने अगर एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाई है तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि आपकी कोर्ट की बिल्डिंग में आर्ट का आंसर होना ज़रूरी है, पेंटिंग्स होना यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे कुछ इस किस्म के इवेंट्स होना ज़रूरी हैं जिससे आप आर्ट के साथ बंधे रहें, या इंसान जो है एक्चुअली इंसानियत के साथ बंधा रहता है। हाँ, जो खूबसूरती है वो आपको पता चलती रहती है। तो मैंने म्यूज़िक को बहुत इन्जॉय किया। अभी भी हम लोग जब सरगोदा से ट्रैवल करके आ रहे थे तो मैं अपने बच्चों के साथ म्यूज़िक इन्जॉय कर रहा था जो उनके ज़माने का है या उनके स्टाइल का है, जो ब्रिटेन के म्यूजिशियंस को वो सुन रहे हैं। और हम लोग और यहाँ पे नुसरत फ़तेह अली को जितना सुना मतलब आप इतना ज़्यादा सुना कि कोई हिसाब नहीं। ठीक है। 3 नाम लेता हूँ मैं पाकिस्तानी म्यूज़िक के, मेहदी हसन, गुलाम अली, मलका तरन्नुम नूरजहां। तो इनमें से आपके फेवरेट कौन? देखें, तीनों ही लेजेंड है, तीनों लेजेंड है और तीनों को सुना और तीनों से बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। एक मतलब कोई किसी का कंपैरिजन नहीं, इन तीनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। गुलाम अली को अभी भी सुनते हैं, मेहदी हसन को भी सुनते हैं जब टाइम मिलता है। मैडम नूरजहां को अभी भी बहुत, पंजाबी की उसकी बहुत खूबसूरत जो चीज़ें हैं, तो वो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी को। सही बात। आई मीन दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ जो साहिवाल में जो आपका शहर है, वतन है, यहाँ फैमिली में या जो सराउंडिंग जो आपके साथ दूसरे आसपास के लोग हैं, वो सुना है ताहिर बिलाल को आइडियलाइज़ करते हैं। और मैंने तो सुना कि यहाँ किसी ने अपने बच्चे का नाम भी ताहिर बिलाल रखा, कोई ऐसी बात हुई? वो 2 बातें अलग-अलग हैं। मैं जब थाना कट्ठा में बतौर SHO काम कर रहा था तो वहाँ पे कुछ 1-2 इवेंट्स ऐसे हुए थे जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने मुझे आइडलाइज़ करना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं पुलिस कल्चर का ना पुलिस वाला था। तो वहाँ पे एक बच्चे का नाम मुझे पता चला, 1 का या 2 या 3 लोगों का नाम उन्होंने ताहिर बिलाल रखा। उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे फील करता हूँ कि मैं कोई इस किस्म का वो नहीं हूँ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा काम किया। लेट सपोज अगर मैं थाने में था तो मेरा काम था कि सही इन्वेस्टिगेशन करना, मेरा काम था लोगों की बात सुनना, मेरा काम था अगर कोई बंदा बुरा काम कर रहा है तो उसको रोकूं या उसके ख़िलाफ़ मैं केस बनाऊं।
तो वो मैंने किया। मोस्टली पुलिस वाले करते भी हैं या नहीं भी करते, लेकिन बहरहाल मैंने उसको अपना फ़र्ज़ समझ के किया, तो उसमें लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी, तो इकट्ठा में वो। जहाँ तक यहाँ पे मेरी बात है, ये मेरी फैमिली, मेरा घर है। लोग आइडियलाइज़ करते हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे मैं फ़ील करता हूँ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, मैंने कोई बड़ी अचीवमेंट मेरी नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे फ़ील करता हूँ। ये आप तैर भाई, आप बार बार इसे हम उर्दू में कहते हैं आजिज़ी इनकसारी से काम ले रहे हैं। चलो आपने कुछ किया ज़रूर है, कुछ नहीं किया, कोई ज़्यादा नहीं किया, तो बहरहाल आपने कुछ इतना किया है कि लोग आपको आइडियलाइज़ करते हैं। और दूसरी बात ये है कि माजी की बात हो गई, हाल की बात हो गई, मुस्तकबिल की बात हो गई, जो साहिवाल की जो नई नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने शहर के नौजवानों को? आकिब, मैं ना पिछली बात को और इस बात को दोनों को जोड़ देता हूँ। जी जी। ठीक है, मैंने कोई मेरी एक्स्ट्रा या ओवर अचीवमेंट नहीं है, नंबर वन। मैं जो समझता हूँ मेरी लाइफ के अंदर जो टर्निंग पॉइंट है, या जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अभी अल्लाह करेगा बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, वो ये था कि पहला मेरा रब पे तवक्ल नहीं था, और बाद में रब पे तवक्ल, जब वो तवक्ल हो गया, जब उसको मान लिया कि उसके हाथ में है सब कुछ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। फिर मैं जो दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला दुआएं सुन लेता है। अब अगर आप ये कहें कि दुआएं मांगना कोई एक्स्ट्रा काम है या कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, तो वो मेरा ख्याल हम सब मांगते हैं, लेकिन अब तवक्ल की बात है कि हम लोग तवक्ल कब अल्लाह पे और कितना करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे मैंने जो अल्लाह ताला से जो भी दुआएं की, अल्लाह ताला ने वो मेरे पे रहमत की, मेहरबानी की। तो मैं सारे दोस्तों को, भाइयों को ये कहता हूँ कि आप अल्लाह पे तवक्ल करो, तवक्ल करके देखो। ठीक है। एक दफ़ा बॉल उसकी कोर्ट में डाल के देखो, तो फिर आप देखो कि आपके अल्लाह ताला जो है वो क्या आपको सुनता है, क्या करता है। तो बेसिकली तो हम लोगों ने अपनी लाइफ को अच्छा गुजारना है ना। हम सब लोग अपने जो इर्द गिर्द बहन भाई हैं, दोस्त हैं, कज़न्स हैं, मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे शहर के लोग हैं, सारे मेरे भाई हैं। तो हम लोग ये फील करते हैं कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर गुजार सकते हैं। ठीक है, और हम सब लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं कि मेरे ये स्टैंडर्ड्स हैं। लेट्स सपोज सब लोगों ने, कुछ लोगों ने फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, कुछ ने मेंटल सेटिस्फेक्शन के स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। तो वो स्टैंडर्ड अचीव कैसे किए जा सकते हैं? ठीक है, हार्ड वर्क है, वो पिछले 27 साल से मैं काम कर रहा हूँ रोज़ाना, और लगातार बेसिस मेरा फील है कि वो मुझे कि मैं वो करता ही रहूँगा जब तक मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही है। उसके बाद जो है वो अल्लाह पे तवक्कल है। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमने कुछ भी करना है, मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, बहन भाइयों ने, तो एक तो हार्ड वर्क है कि आप स्ट्रगल जो है वो कभी भी नहीं स्टॉप कर सकते, और दूसरा फिर रिजल्ट्स जो है ना उसकी परवाह मत करो, वो अल्लाह के हाथ में। आपने बीज बो देना है, ठीक है, फसल देना उसका काम है। बिल्कुल ठीक। तो आपने वो जो क्यारी तैयारी करके ज़मीन दी वाई बीजी करके तुसी वो अपना रोल प्ले कर देना। अब बारिश बरसाना उसका काम है, फसल लगाना उसका काम। तो हम, मेरा ये अपनी ज़िंदगी में पक्का यकीन है। यानी इसे हम वो कहेंगे कि माली दा कम पानी देना, भर भर मुश्किल आवे, ट्रू, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना ला, ट्रू, वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, वो मैं तो बाप बुल्ले शाह का आप जो मर्जी कलाम ले आएं, मैं तो हर एक बात पे, हमारे जितने भी बड़े सूफी बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि हमारा काम हमारी लाइफ के अंदर है कि अपनी स्ट्रगल करके दिखाना, सही है, ठीक है, अपना अच्छा करके देना, आगे उसका काम है। कुछ चीज़ों पे उसकी अपनी हिकमत होती है, वो नहीं देता, कहीं पे वो हद से बढ़ के दे देता है। हम जैसे निकम्मे लोगों को बहुत कुछ दे देता है, हमसे भी बहुत निकम्मे लोगों को और भी कुछ दे देता है। ठीक है, मैं आपको हज़ारों एग्जांपल्स आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जितने कॉलेज के ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज पास नहीं हुआ, और दुनिया के मल्टी बिलियनर सारे, इलान मस्क देख लो आप, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग देख लो आप, एप्पल का बंदा देख लो, सारे लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं। वो तो ऊपर वाला जिसको मर्जी हाथ पकड़ के जो मर्जी दे दे। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करना बहरहाल ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो मैं ये फील करता हूँ, जो अपने अंदर भी, अपने सारे दोस्तों के अंदर भी, कि सम टाइम हम लोग मेहनत करने से कतराते हैं, या मेहनत की हमें डेफिनेशन नहीं पता होती कि हमने करना क्या। हम सोचते रहे यही सिर्फ मेहनत है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, मेहनत नहीं है। तो आप शॉर्टकट की तलाश होती है, वो भी मेहनत नहीं है। मैं 27 साल से काम कर रहा हूँ, और आगे भी लगता है अल्लाह करेगा 27 साल और भी काम करते रहे इंशाल्लाह। तो वो ये है कि हम लोग सारे अल्लाह पे तवक्कल करके अपना हम लोग दें, जिस भी जगह पे जो भी वसाइल हमारे पास हैं। कुछ लोगों के पास कम वसाइल हैं, कुछ लोगों के पास, मैं कोई फिल्मों वाली स्टोरी नहीं सुनाता कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या किया, 2 रुपये से स्टार्ट करके क्या किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, या कोई वो ऐसी बात नहीं है। कोई, वो अल्लाह ताला आपको देख रहा है, वो आपको रिवॉर्ड देता है। हम लोग जितनी आप मेहनत करते हैं
उतना ही आपको मिलता है। बिल्कुल ऐसी बात है, हाँ। ऐसी बात। सलामत रहें तैयार भाई, बहुत शुक्रिया आकिब भाई। और इसी तरह मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 रब्ता रहेगा। हाँ इंशाल्लाह।